सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम मोक्ष है। अहमदाबाद गुजरात से ये कुंडली आई है। अभी कल ही बात मैं आप लोगों के सामने मोक्ष की कर रहा था, आज ही मोक्ष की कुंडली भी आ गई। वस्तुतः मोक्ष का अर्थ होता है, मैंने आपको कल बताया था कि शरीर के जीते जी इच्छाओं का खत्म हो जाना ही मोक्ष है। और मृत्यु पर्यंत शरीर मर गया पर इच्छा उसके साथ ही चली जा रही थी और बाकी थी कि ये नहीं किया, ये नहीं किया। वस्तुतः वो व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो हमेशा ही इच्छाओं से ओतप्रोत है, जिसकी कामनाएं जिंदा हैं, वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कामनाएं और कामनाओं से स्वतंत्र हो जाना ही व्यक्ति को मोक्ष दिलाती है और वस्तुतः वही मोक्ष है। मोक्ष अलग से कुछ और चिड़िया का नाम नहीं है। मोक्ष का अर्थ आप जिंदा हैं और पर कामनाएं उसमें नहीं है, यह मोक्ष है। अब से आप लोगों को मैं प्रत्येक दिन सुबह के कार्यक्रम में, जो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम जाता है, उसमें मनुस्मृति की बातें कहूंगा और उसका अर्थ आप लोगों को बताऊंगा। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से आप लोगों का परिचय करा दूं। वस्तुतः वो पहला नहीं है, पर उसमें एक बड़ी गंभीर बात कही गई है। वैदिक वांग्मय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके साथ साथ श्रुतियां, स्मृतियां, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वैदिक साहित्य, ये सब वैदिक वांग्मय के मूल हैं। इनमें ही शास्त्र और धर्म की बातें कही गई हैं कि व्यक्ति के जीवन का सही आधार और स्तंभ क्या होना चाहिए और किस आधार पर व्यक्ति को जीना चाहिए। वेदो वखिलो धर्म मूलम। हाँ, मतलब वैदिक वांग्मय के ये 6 वेदांग भी आते हैं। उसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग, 4 वेद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां, श्रुतियां, ये सब। तो इन सब से युक्त होकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में, इनका अर्थ बताऊंगा कि वस्तुतः जीवन को कैसे जिया जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और ये कुंडली बनी है धनु लग्न की। लग्न की कुंडली धनु लग्न की, नवांश कुंडली भी धनु लग्न का और दशमांश बना है कन्या का, जहां व्यक्ति को खुद के व्यवसाय के रूप में उपस्थित होते देखा जा रहा है। लग्न कुंडली में पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति गुरु भी लग्न को देख रहे हैं अपनी नवी दृष्टि से। गुरु की दृष्टि धर्म भाव पे चंद्रमा और बुध को देखने के कारण व्यक्ति धर्म से, शास्त्र से, माता और पिता के सुख से, भाग्य के सुख से, चारित्रिक सुखों का भोक्ता, और साथ ही साथ राहु की दृष्टि दशम स्थान पे तो घर से दूर, राहु की दृष्टि 6वें स्थान पे तो व्यक्ति विजेता बनता है, राहु की दृष्टि शुक्र और सूर्य पे तो व्यक्ति खर्चीला और आत्मबल में कमजोरी, सरकार और पिता को कई बार कमजोर, पिता को रोगी और पिता को रुग्ण बनाता है। कोई एक बीमारी जो पिता को लगती है वो खत्म नहीं होती, ऐसा होता है। इस कुंडली में दशम स्थान में शनि का होना, जो धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, पराक्रम के अधिपति होकर के बैठे हैं, व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हुए देखा जाएगा। इनकी कुंडली में जो इनका पंचांग बना है उसके आधार पर जो चंद्रमा मुझे दिख रहे हैं कुंडली में, उसके आधार पर तो ये शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के ही बने हैं। तो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा और वो बैठे हैं सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अधिपति परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा की राशि में सूर्य, सूर्य की राशि में चंद्रमा, ये परिवर्तन अष्टमेश के साथ होने के कारण व्यक्ति का रिसर्च लेवल बहुत अच्छा होगा, उसके सोचने और समझने की क्षमता बड़ी विकसित होगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, इस वजह से जातक धार्मिक होगा, प्रबुद्ध होगा, ज्ञानी होगा, ज्ञान संपन्न होगा और निश्चित रूप से हमेशा ही अपने से बड़ों का आदर करने के साथ साथ धर्म का आधार समझने वाला होगा। इनकी कुंडली में इनका जन्म श्रावण माह में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति समझदार होने के साथ साथ प्रेमी किस्म का होगा। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से प्रवृत्ति थोड़ी सी कमजोर, पिताजी का सुख कमजोर ना हो, इस वजह से पिता के साथ हमेशा ही संबंध अच्छा बना करके रखेंगे। वर्षा ऋतु में जन्म हुआ है, इस वजह से विचारों की उत्पादक क्षमता, जैसे वर्षा ऋतु में उत्पादक क्षमता बड़ी तीव्र होती है, वनस्पतियां बहुत जल्दी उग जाती हैं, तो उसी तरीके से वर्षा ऋतु में जिस जातक का जन्म होता है
वो जातक विचारों की उत्पादकता से परेशान होते देखा जाता है। मंगलवार के जन्मे होने से व्यक्ति में जिज्ञासु, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और धार्मिक होने के साथ साथ कट्टर होता है और कृतज्ञ होता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, ये पापक होते हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में धर्म और धन दोनों इरेगुलर होते हैं। कभी व्यक्ति खूब पूजा करेगा, कभी थोड़ा कम करेगा। पंचम भाव के अकेले गुरु शिक्षा के लिए बहुत अच्छे होंगे, पर संतान के लिए कभी कभी कष्टदायक होते हैं। कई बार व्यक्ति को एक ही तरीके की संतति मिलती है, या तो पुत्र होगा तो खाली पुत्र ही हो, पुत्री हो तो खाली पुत्र ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। शुक्ल चतुर्थी शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति के वाणी भाव की स्थिति बहुत अच्छी होगी और वो लाभ और हानि को समझने वाली होगी। व्यक्ति जब तक जीता है तब तक काम करता रहता है। यहाँ पे भी लग्न में गुरु का बैठना चतुर्थ स्थान के अधिपति होने से व्यक्ति बेरोजगार तो नहीं होगा, पर हाँ निश्चित रूप से लग्न के अधिपति का धन में जाना, पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में मंगल का नीच का होना, केंद्र में गुरु के आ जाने से उनका नीच भंग होना, स्वग्रही सूर्य का होना और पंचम भाव के अधिपति शनि की दृष्टि यहाँ हो, चंद्रमा व्यावसायिक प्लेनेट हो रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। ये सारी स्थितियां जातक के जीवन के धर्म के साथ साथ उसके कर्म को बहुत ही ज्यादा मजबूत और श्रेष्ठ बनाने वाली बन रही हैं। आपकी भी कुंडली में अगर ऐसी बात हो कि धन भाव में लग्नेश बैठे हों, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे हो, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे हो, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे हो, यहाँ पे भी अगर देखें तो गुरु और शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं, उस पर किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। ये स्थिति और चंद्रमा और शुक्र को पाप करती लगने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनती हैं। पत्नी और ससुराल से धन मिलने के बाद भी कई बार उसका संपूर्ण लाभ व्यक्ति नहीं ले पाता है। ऐसी भी स्थितियां देखी जाती हैं, पर दाम्पत्य और पत्नी का सुख व्यक्ति को बहुत ही अच्छा मिलेगा। घर में थोड़े बहुत कलह का वातावरण ये राहु तैयार करेंगे। सूर्य और मंगल बिस्तर को जलाने का काम करेंगे। पत्नी व्ययशील होती हैं, व्ययी हो सकती हैं और कई बार आपके साथ उनके मतभेद उभरने के संकेत भी राहु, सूर्य और मंगल की दशाओं में देखने को मिलेंगे। ये स्थिति बन रही है। पत्नी कंप्यूटर के क्षेत्र में या अभी तात्कालिक शिक्षा ग्रहण करने वाली और प्रैक्टिकल होती हैं, थोड़ी चंचल बुद्धि की होती हैं और थोड़ी कड़वी भी बोलने वाली, कड़वी खुराक देती हैं। यहाँ पे क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक और तामसिक प्रभाव, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण राजसिक है और तामसिक है। इस वजह से व्यक्ति को अपने भोजन पे, अपने दिनचर्या पे, अपने जीने की पद्धति पे, अपने बड़ों के सम्मान पे, अपने भोजन में मीठे रस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो और वाणी बिल्कुल ही जैसे यहाँ पे वाणी भाव के अधिपति के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा करता है। सूर्य और शुक्र इस भाव को कंफ्यूज करेंगे। इस कारण से व्यक्ति को सत्य और अनुभव से युक्त बोलने के पीछे जाना चाहिए। कभी भी किसी पे भरोसा करने से 10 बार सोचना चाहिए। माता का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। पिता का सुख भी ठीक ठाक देख रहा हूं। पिता थोड़े परेशान से होते हैं और वस्तुतः उस पे केतु की दृष्टि से पिता को मानसिक परेशानी रहती है। ये एक सामान्य सी बात है। लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति का पंचम भाव में भरणी नक्षत्र में जाना और शुक्र का अष्टम भाव में बैठना, पंचम भाव के अधिपति का नीचाभिलाषी होना, पंचम भाव से त्रिकोण में शुक्र, चंद्रमा और बुध जैसे 2 शुभ ग्रहों का होना, पंचम भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं, पर शनि की दृष्टि देख रही है। इस वजह से कई बार संतति में, कई बार प्रेम में और कई बार वो जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है। धन भाव के अधिपति बनते हैं शनि और पराक्रम भाव के अधिपति बनते हैं शनि। 10वें स्थान में बैठ करके जातक को पंक्चुअल बनाएंगे, शत्रुहंता योग लगाएंगे। शत्रुओं से विजेता और व्यक्ति जब तक जीता है तब तक काम करता है, अनुभवी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। ये योग थोड़ा गड़बड़ करेगा, जैसे मंगल का शनि को देखना और शनि का घूम करके मंगल को देख लेना, ऐसी अवस्था। चंद्रमा का पापग्रह बनना, सूर्य और शुक्र का अष्टम भाव में बैठना, शुक्र का जन्म कुंडली में शत्रु के घर में बैठा होना। हालांकि ये योग ठीक होगा क्योंकि जहां शुक्र बैठे हैं उसका अधिपति चंद्रमा उसके सन्निकट धन का योग लगा रहा है। भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम भाव से परिवर्तन करना, गुरु का इस भाव से केंद्र में होना, अपने उच्च की राशि से केंद्र में होना,
राहु की दृष्टि सूर्य और शुक्र पे होना, जो शुक्र आपकी कुंडली के छठवें भाव के अधिपति हैं, लाभ भाव के अधिपति होकर के छठवें में बैठ करके विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं और वहां वो अस्त भी हो रहे हैं, क्योंकि डिग्री में सूर्य की जो डिग्री बनी है वो बनी है 15 की और शुक्र बैठे हैं 12 डिग्री के। शुक्र वहां पे पुष्य नक्षत्र में, सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में, और ये नक्षत्रों का राजा, पुष्य को तिष्य भी कहा जाता है। ये शुभदायी नक्षत्र है, 3 ताराओं का समूह, जिसमें से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है जो जातक को और किसी भी गृहस्थ से लेकर के संपूर्ण चराचर जगत को ये पुष्य नक्षत्र प्रभावित करता है अच्छाई के तौर पे। कुछ कुछ कृत्य इसमें वर्जित किए गए हैं, लेकिन इसी पुष्य नक्षत्र में आकर के रवि पुष्य योग का निर्माण होता है और गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है। किसी ने सवाल भी पूछा था, मैंने वो बात उस कार्यक्रम में बतानी है, अभी रविवार का कार्यक्रम तो आप लोगों को सुबह में नहीं मिला था, पर इस वजह से कि सूर्य और शुक्र यहां पे पुष्य नक्षत्र में बैठ करके जातक को राजसिक बनाएंगे, पर जीवन के अंतिम स्थिति में पहले जातक थोड़ा सा कंपटीशन में रहेगा, बाद में चल करके उसको सुख मिलेगा। हालांकि राहु की दृष्टि सूर्य और शुक्र दोनों को ही और भाग्य के प्रभावों को कमजोर कर रही है। यह कुंडली असंतुलन में मंगल और शनि के एक दूसरे को देखने के कारण जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हो तो निश्चित रूप से सावधानी की आवश्यकता होगी और अपने जीवन को बेपटरी पर न जाए, बेपटरी न हो, इसके लिए हमेशा ही कोशिश करने की आवश्यकता पड़ेगी। पिता का सुख, माता का स्वास्थ्य, पिता को बीमारी, कई बार धन के नुकसान होने का खतरा, व्यक्ति अपने धन को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहे, उसको लेकर के कभी भी किसी तरीके के कंफ्यूजन में न रहे। जो इस जातक का धन है वो निश्चित रूप से इसकी संततियों के बीच में कभी भी झगड़े का कोई कारण न बने, इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। संतान उत्पत्ति में कोई बाधा उपस्थित न हो, इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। गर्भाधान बहुत ही उचित और सत्य समय पे हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में पुत्र और पुत्रेष्णा की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न ना हो, जैसे होता है ना तृष्णा, वो मृग मरीचिका वाली बात, आप किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, यहां पे जातक संतान के पीछे भाग सकता है, क्योंकि ज्ञान का पक्ष ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल ज्ञानेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, शनि उनको देख रहे हैं जो धन भाव के अधिपति हैं, तो धन भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति को देख रहे हैं और पंचम भाव के अधिपति धन भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तात्कालिक शिक्षा ग्रहण करता है, आधुनिक समय की शिक्षा ग्रहण करता है, श्रेष्ठ भी होता है, पर वस्तुतः हमें वहां पे थोड़े ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि वो बाधित ना हो। ऐसा शनि की दृष्टि राहु पे, शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे, शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पे भी जा रही है। ये स्थिति जातक के जीवन में परेशानी करने वाली बन सकती है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध, जिसमें चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र अष्टम में, इसके कारण व्यक्ति का मन भटकता रहता है, रेगुलराइज नहीं होता और साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यह व्यक्ति पिता का आदर खूब करेगा और पिता का सुख भी खूब भोगेगा, पिता बीमार ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। बुध मघा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के पास अनुभव बहुत अच्छा है, ज्ञान संपन्न है, वो चारित्रिक रूप से कभी भी चारित्रहीन नहीं हो सकता, वो गुणी है, धर्मज्ञ है, धर्मनिष्ठ है, लोगों की मदद करने वाला होगा, समाज का पोषक होता है, परोपकारी होता है और गुण संपन्न होता है। ऐसा नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में वापस लग्न को देखना, राहु यहां थोड़ी सी कष्ट, बुध और शनि का यहां बैठना, ऐसी स्थिति कि धन भाव के अधिपति का सप्तम में आना, धन भाव के अधिपति का केंद्र में आना और लग्न के अधिपति का त्रिकोण में जाना, लग्न के अधिपति का त्रिकोण में जाना, ये स्थितियां जातक को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल और गोत्र में संपूर्ण और श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी होंगी। लग्न के अधिपति गुरु के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति बुध के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। दशम भाव के अधिपति बुध के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लाभ भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठ करके अस्त है, इस वजह से व्यक्ति को प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। कम पैसों पर नौकरी, आरंभ थोड़े बहुत कष्ट के साथ बीत सकता है, किसी को भी देने से बचना चाहिए। आपके शत्रुओं का समन ये केतु और मंगल बैठ करके करेंगे, इस वजह से आपको विपरीत परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और निस्संदेह ये कुंडली प्रक्षिप्त नहीं है, परेशान नहीं है। हाँ, इसको धन,
प्राइवेट सेक्टर से ही मिलता देख रहा हूं। 12वें भाव के राहु और वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल लग्न को देख रहे हैं विदेश भाव के अधिपति होकर के। 12वें भाव पे किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, राहु केतु का एक छत्र राज है, शनि वहां देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि नहीं है, उस भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। ये स्थिति जातक को विदेश गमन, बाहरी कंपनी में काम करना, बाहरी कंपनी के लिए काम करना और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना, जिसमें MBA हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, फिनांस हो जाए, आदि आदि क्षेत्र, धन संपत्ति जिसमें बहुत ज्यादा एक का चार हो जाए, ऐसा धन, शेयर बाजार वगैरह भी इस कुंडली में बनेगा। वैसे उससे नुकसान के ही योग देखेंगे लाभ भेष अष्टम में। यहाँ गुरु सामान्यतया और दशम भाव में जो शनि है वो आपको ये कह रहे हैं कि धन बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में लालच का भाव ना रखें। आपकी कुंडली में षडबल में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, चूंकि ये पश्चिम दिशा है और मंगल यहां बैठे हैं, अपने भाव से 3 घर आगे पापक ग्रह का जाना अच्छा होता है। शनि जैसे पंचम भाव अपने भाव से नवम पंचम में बैठे हैं, ये भी ठीक है। गुरु अपने भाव से पंचम भाव में बैठे हैं, ये भी ठीक है। और सूर्य अपने भाव से पीछे जा रहे हैं और परिवर्तन योग में होने के कारण कम से कम वो बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए उत्सुक होंगे और व्यक्ति के धर्म के पक्ष को ठीक रखेंगे। वैसे 7वें भाव में मंगल बैठे हैं, ये थोड़े ठीक नहीं होते। अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, ये थोड़े ठीक नहीं होते। और ये भाव ऐसे हैं जहां पे आकर के कोई भी ग्रह थोड़ा संकुचित हो ही जाता है। तो गुरु का यहां बैठना, गुरु का यहां बैठना, गुरु का यहां बैठना, गुरु आपकी कुंडली में हर जगह अच्छे बैठे हैं और एकमात्र अगर लग्न है तो आपके पास सब चीज का बल है। लग्न भी खराब नहीं है। आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना है, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य जन्म कुंडली में भाग्येश होकर के परिवर्तन योग लगा रहे हैं। नवमांश कुंडली में मित्र के साथ, मित्र की राशि में 12वें भाव में, उसके ठीक पीछे 2 शुभग्रह और चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति वैसे भी बहुत ज्यादा सुंदर पत्नी को पाने वाला, श्रेष्ठ दाम्पत्य को जीने वाला और सारगर्भित होता है। उसकी कोई भी कही गई बात कभी भी गलत नहीं होती और सत्य सिद्ध होता है। वो सत्य बोलने वाला, सत्य का संरक्षक और सत्य का पोषक होता है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। लग्न के प्रभाव में, लग्न पे गुरु और मंगल का प्रभाव, पंचम भाव पे शनि का प्रभाव थोड़ी बहुत कमजोरी पैदा करेगा और लग्न पे गुरु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को मार्केटाइज करेगा। उसको पता है कि कब कौन सा बाण चलाना है, कब कौन सी तीर मारनी है, कब कौन सा कब कौन सी बात कही जाए कि व्यक्ति और भी ज्यादा संतुलित होकर के उसे धन दे दे। ये कुंडली, अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। जैसे इस कुंडली के आधार पर गुरु, चंद्रमा और शुक्र, गुरु बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, शुक्र अष्टम भाव में रिसर्च वाला काम बहुत अच्छा कराएंगे, व्यक्ति को एनालिटिकल बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा प्रोसेस करके किसी भी बात पे पहुंचने वाला बनाएंगे। तो गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और शुक्र की दशा, जिस डिग्री पे ये तीनों ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर इनकी दशा आपको धन देने वाली होगी। पर वस्तुतः धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और बुध बहुत अच्छे नहीं होते। इसके कारण ये संपूर्ण परिणाम न देने के बावजूद भी जितना भी देंगे अच्छा ही परिणाम देंगे। सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि इस कुंडली में दशम स्थान में, सूर्य और शनि का कोई कनेक्शन है नहीं। राहु की दृष्टि सूर्य पे है, इस वजह से व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या और कई बार माथे का दर्द, नेत्र में परेशानी और बोलने में हकलाहट आदि होती है। कई बार ये वंशानुगत भी हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी आपकी कुंडली में सूर्य के बाद शनि, मंगल, बुध, राहु और केतु, इनकी दशाएं, जैसे सूर्य अष्टम में, उसके बाद मंगल, उसके बाद केतु, उसके बाद राहु और उसके बाद शनि और उसके बाद बुध, ये जो ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, बुध सप्तमेश होकर के बैठा है तो व्यक्ति के दाम्पत्य को ये ठीक रखेगा क्योंकि गुरु से दृष्ट है और कोई पाप ग्रह इनको देख नहीं रहा। यहां पे सप्तम भाव में बुध स्वग्रही, यहां पे जो स्थिति बन रही है, यहां बुध और शनि के कारण दाम्पत्य बहुत ही ज्यादा कोमल बनेगा। केतु की दृष्टि और इस भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। लग्न पे गुरु की दृष्टि जातक के दाम्पत्य को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी होगी क्योंकि चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। यहां चंद्रमा बैठे हैं लग्न भाग्य भाव में, यहां चंद्रमा बैठे हैं लाभ भाव में, यहां शुभ ग्रह की राशि में, यहां परिवर्तन योग में। इस वजह से चंद्रमा की दशा तो चलो ठीक है, बुध, सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, इनकी दशाएं जातक को थोड़ी बहुत परेशानी के साथ परिणाम देने वाली होंगी। भाग्य का सुख आपकी कुंडली में है, भूमि, भवन, वाहन का सुख थोड़ी मेहनत के बाद मिलेगा।
पर वस्तुतः व्यक्ति को पिता से ही इसका सुख पहले मिल जाएगा। एक बात और बता दूं, ये कुंडली धनदायक है, ये कुंडली विदेशों में सेटल होने वाली है, बाहरी कंपनी से जुड़ करके काम करने वाली है, ये कुंडली व्यवस्थित है। और दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूंगा तो आपको आपकी कुंडली में सूर्य के बाद कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है अवस्थागत जो आपको कमजोर परिणाम करे। सूर्य भी ठीक है अवस्थागत, चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं पर कोई बात नहीं, शिव जी के मंदिर में दर्शन करने से ही वो काम बन जाएगा। मंगल, हनुमान चालीसा की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह। गुरु ठीक है, बुध ठीक है, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब ठीक है। अवस्था के हिसाब से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वृद्ध नहीं बैठा है चंद्रमा को छोड़ करके। ये स्थिति आपको ये कह रही है कि व्यक्ति संतुलित हो, रेगुलराइज हो, प्रत्येक दिन सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देने का काम करे, रविवार को नमक का सेवन बंद करे, मंदिर का दर्शन, बड़े माता पिता हैं उनका आशीर्वाद, बड़े गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद, बड़ा भाई है उनका आशीर्वाद, ये आदि चीजें होती रहेंगी। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते रहेंगे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इस कुंडली में धनदायक योग, लग्न के अधिपति का पंचम में बैठ करके लग्न को देखना, धन भाव के अधिपति का दशम में बैठना धनवान योग, पराक्रम भाव के अधिपति का तीसरे में जाना खुद का रोजगार, पिता के साथ संबंध कभी कभी कमजोर हो सकता है शनि की दशा में। चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, दो केंद्रों के अधिपति हैं, केंद्र में दो पापक ग्रह, बहुत अच्छी स्थिति होगी क्योंकि केंद्र में पापक ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है और उनका प्रभाव तटस्थ हो जाता है, वो अच्छे परिणाम देने के लिए उद्वेलित होते हैं। लग्न के अधिपति का पंचम में बैठ करके लग्न को देखना धन योग, छठवें भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग बनाना, ये थोड़ी सी कमजोरी और व्यक्ति को ये इशारा कर रहे हैं कि आप किसी को भी देने से बचिए, शत्रुता मत पालिए, उससे आपको शत्रु से कभी भी खतरा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति को लड़ना और उसमें साहस बना करके रखना, ये सूर्य और शुक्र आपको दे देंगे। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी, अष्टम भाव की स्थिति परिवर्तन के कारण बहुत अच्छी, नवम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में थोड़ी कमजोर होगी पर वस्तुतः वो परिवर्तन में है इस वजह से, लेकिन राहु से दृष्ट होने के कारण थोड़ा कमजोर, पर वस्तुतः व्यक्ति के पास धर्म हमेशा ही रहेगा। दशम भाव ठीक बना है, पिता का सुख मिलेगा। दशम भाव व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बना सकता है, पॉलिटिक्स में जाने वाला, राजनीति का ज्ञान रखने वाला, और कम से कम कुछ नहीं तो व्यक्ति अपने से नीचे जो भी लोग हैं कनिष्ठ वर्ग से, उसके संपर्क अच्छे होते हैं। गुरु का प्रभाव लाभ भाव पे, व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में जो भी उसको लाभ चाहिए होता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। ये आपकी कुंडली है। अभी दशा में चंद्रमा की आने वाली है, थोड़ा सावधान रहिएगा। चंद्रमा के बारे में मैंने बताया था, ये वृद्ध हैं तो इनमें आपको अनुभव प्राप्त करना है, इसमें सीखने का गुण आपको विकसित करना चाहिए अगले 10 वर्षों तक, मतलब 2023 से लेकर के 33 तक। इस चंद्रमा की दशा में पिता का स्वास्थ्य खराब ना हो, पिता के साथ संबंध खराब ना हो, माताजी का स्वास्थ्य खराब ना हो, और इनकम का सोर्स तो अभी 10 साल तक नहीं है, आगे उसकी बात अभी करेंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिन आपकी कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा होगा। नक्षत्र हस्त बहुत अच्छा है, मृगशिरा, भरणी, पुष्य, हस्त, ये सब, विशाखा, स्वाति भी ठीक है, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए ठीक होंगे। राशियां मेष और सिंह के साथ तुला, राशि आपके लिए अच्छी होगी। दिशा आपके लिए उत्तर और पूर्व बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा भी बहुत अच्छी रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।